हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फिट प्रोफेसर। स्टूडेंट्स, ये वीडियो मेरा इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट के लिए है। ये भी फिफ्थ सेमेस्टर में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करी है इस वीडियो में, और इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट पे जो पहला वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए हैं उसमें डिफिनेशंस हैं, टाइप्स हैं, प्रिंसिपल हैं ऑफ इंश्योरेंस। तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें इस पीडीएफ में इस हम लोगों ने कौन कौन चीज़ें डिस्कस की हैं इस प्रेजेंटेशन में। तो उसमें है डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन जनरल एंड इट्स एवेल्युएशन इन इंडिया की, मतलब इंश्योरेंस कब स्टार्ट हुआ और इसका इंडिया में क्या एवेल्युएशन, कैसे स्टार्ट हुआ। एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस होता क्या है। प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या है। और कंपेयर लाइफ इंश्योरेंस विद अदर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, जितने भी टाइप के इंश्योरेंस होते हैं उसका कंपैरिजन भी। तो अगर उससे चाहेंगे तो आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं बहुत सारी चीजों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस हैज लॉन्ग हिस्ट्री, मतलब बहुत टाइम से इंश्योरेंस हो रहा है। ये बेबीलोनियन टाइम से स्टार्ट है इंश्योरेंस। द कोड ऑफ हैम्मुराबी, हैम्मुराबी के कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें भी इंश्योरेंस का जिक्र है। इसको इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ बॉटमरी लोन वेयर मर्चेंट वुड सिक्योर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर शिपिंग गुड्स एंड रिपे द लोन विद इंटरेस्ट इफ द शिपमेंट वाज सक्सेसफुल। तो ये होता क्या था, ये सबसे पहले मरीन इंश्योरेंस से स्टार्ट हुआ था। पहले बड़े बड़े जहाज जाते थे, तो जहाज जब जाते थे तो उनको सही से अपने डेस्टिनेशन पहुंचना बहुत डाउटफुल होता था। तो सबसे पहले फाइनेंशियल असिस्टेंस शिपिंग गुड्स के लिए आया। एंड रिपे द लोन विद इंटरेस्ट इफ शिपमेंट वाज सक्सेसफुल, अगर शिपमेंट अच्छे से हो गया तो उनका लोन और इंटरेस्ट सब मिलता था। दूसरा है सिमिलर प्रैक्टिस वाज एविडेंट इन एंशिएंट ग्रीस एंड रोम ड्यूरिंग द मिडिवियल पीरियड। गिल्ड इन यूरोप प्रोवाइडेड अ फॉर्म ऑफ म्यूचुअल इंश्योरेंस। ये सब हिस्ट्री है तो इसके बाद गो थ्रू कर लेना। बाय द पूलिंग, मेरे को तो जरूरी था देना क्योंकि अगर मान लो हिस्ट्री आ जाती है तो ये सब लिखना पड़ेगा। Form the mutual insurance by pooling resources to support member during emergency. The concept of modern insurance however began with the Great Fire of London 1666 में एक आग लगी थी लंदन में, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो सबसे उसके बाद से फायर इंश्योरेंस आया। तो देखिए मरीन इंश्योरेंस सबसे पुराना था, उसका फायर इंश्योरेंस आया। मरीन इंश्योरेंस वॉज अनदर सिग्निफिकेंट फॉर्म डेवलपिंग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैरी टाइम लॉसेस। इंडिया में कब आया? इंडिया में आया अर्ली 90s में। तो अर्ली फेज क्या है, 1880 में कोलकाता में पहली इंश्योरेंस कंपनी थी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये स्टार्ट हुई थी। हाउएवर इट्स अ प्राइमरली यूरोपियन कम्युनिटी, लेकिन ये बेसिकली होती किस लिए थी? यूरोपियन कंट्रीज के लोगों के लिए। द फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी थी बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी, जो 1870 में इनकॉर्पोरेट हुई थी यहाँ पे। पोस्ट इंडिपेंडेंस में तो बहुत सारी कंपनी आ गई। गवर्नमेंट नेशनलाइज लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर इन 1956 बाय मर्जिंग 240 प्राइवेट इंश्योरर्स और एलआईसी बना दी। इन 1972 जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज, जीआईसी। मोस्ट 1999 द सेक्टर वाज लिबरलाइज्ड विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1999 में IRDAI को लिबरलाइज किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन देखेगी किसके? इंश्योरेंस सेक्टर के। इसके बाद डिफिनेशन में आ जाते हैं। तो डिफिनेशन में इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी, जो इंश्योरेंस करती है, जैसे जो कंपनी है वो इंश्योरर हो गई, अग्रीज टू कंपनसेट अनदर पार्टी, और जो इंश्योरेंस अपना कराती है वो इंश्योर्ड हो गई, फॉर स्पेसिफिक लॉस or for specific incident in exchange of regular premium payment. It is governed by legal principles and aim to provide financial securities and peace of mind. तो भाई देखो सबसे बड़ी समझ लो, अगर मान लो हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो हम इंश्योरी हो गए, और जो इंश्योर्ड और जो हमारा इंश्योरेंस कर रही है, सपोज कोई भी कंपनी है, वो इंश्योरर हो गई, और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब इंश्योरेंस में ये समझ लो कि इसका नेचर कैसा होता है। इंश्योरेंस इज रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म, मतलब नो वन कैन एलिमिनेट योर रिस्क, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम रिस्क टेकर टू रिस्क बियरर।
Insurance is a risk transfer mechanism where the individual or entity transfer the financial risk of loss to an insurer in exchange for premium. प्रीमियम मिलता है जो कंसिडरेशन होता है. इट्स प्राइमरली ऑब्जेक्टिव टू मिटिगेट इकोनॉमिक लॉस ऑफ अनफोर्सिन इवेंट. मान लो आग से इंश्योरेंस कराया तो अगर आग से कोई नुकसान हो रहा है तो उसमें आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है ना, आपको सारा पैसा कंपनी देगी. स्प्रेडिंग रिस्क अमंग द लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर. अब भाई ये डिफरेंसेस हैं टाइप ऑफ इंश्योरेंस एंड देयर कंपैरिजन. देखो इसमें आप डिफरेंसेस भी कर सकते हो, आप डिफिनेशन भी कर सकते हो, आप सारी चीजें कर सकते हो. जैसे सपोज लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस की डिफिनेशन क्या हो गई? प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू बेनिफिशियरी इन केस ऑफ इंश्योर्ड डेथ और एट द पॉलिसी मेच्योरिटी. जैसे LIC है, अगर जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो अगर मान लो अगर आपकी मेच्योरिटी हो जाती है तो पैसा आपको मिल जाएगा, अगर कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती है तो पैसा आपके लीगल एल को मिल जाएगा, जो वहां पे फैमिली को मिल जाएगा. तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? कवर मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यू टू इलनेस, इंजरी और हॉस्पिटलाइजेशन. इसमें जो भी खर्चा होता है हॉस्पिटल, भाई देखो बहुत बड़े बड़े ऐड आते हैं तो उसमें बताया गया है कि हम लोग अमीरी और गरीबी में के लिए एक बीमारी से दूर है. एक बीमारी में 5-5, 7-7 लाख रुपए ऐसी डिसीज आ गई हैं, तो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया तो कम से कम वो हम अपना रिस्क उसको ट्रांसफर कर सकते हैं. जनरल इंश्योरेंस में कार का, होम का, अप्लायंसेस का सब इंश्योरेंस में आ जाता है. और डिसेबिलिटी रिप्लेस लॉस्ट इनकम इन द इंश्योर्ड इन अनेबल टू वर्क ड्यू टू अ डिसेबिलिटी. अगर मान लो सपोज कोई ऐसी चीज हो गई है, अब तो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी अटैच होने लगा है कि मान लो कोई आदमी हॉस्पिटलाइज है 10 दिन के लिए, तो 10 दिन के लिए उसको काम तो कब जाएगा नहीं, तो 10 दिन उसका नुकसान नहीं होगा, उसमें डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की वजह से उसको पैसा मिलेगा. अब मान लो कोई किसी को ऐसी सीवियर डिसीज हो गई जो काम नहीं कर सकता, तो अगर उसने ये इंश्योरेंस कराया है तो उसको एक अमाउंट मिलता रहेगा. तो इसको अगर आप चाहो तो ऐसे डिफिनेशन के फॉर्म में भी याद कर सकते हो, आप डिफरेंस की फॉर्म में भी याद कर सकते हो. आप अगर मान लो पूछा जाए व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू बेनिफिशियरी इन केस ऑफ इंश्योर्ड डेथ एट द पॉलिसी ऑफ मेच्योरिटी. फिर उसका सब लाइन से लिखते चले जाओ उसका जो भी लाइफ इंश्योरेंस का है. इट प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द फैमिली एंड डिपेंडेंस. उसके बाद इट कवर डेथ, मेच्योरिटी राइडर लाइक क्रिटिकल इलनेस, लॉन्ग टर्म 10 to 30 ईयर्स और होल लाइफ, इस तरीके की इसकी ड्यूरेशन होती है. फैमिली इसके डिपेंडेंट होते हैं, लमसम अमाउंट मिलता है एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी. फिक्स फॉर टर्म प्लान, हायर एंड सेविंग बेस्ड इनकम. इसमें आप पैसा बचा सकते हो भाई, जो बच रहा है अगर आप कुछ नहीं होता तो आपको मिल जाएगा ना. इसका क्लेम कब होगा? जब डेथ हो जाएगी या मैच्योरिटी हो जाएगी. और इसमें सुसाइड केस और फ्रॉड काउंट नहीं किया जाता है. इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है, ये क्या मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन सब इंक्लूड होती है. ये रिन्यूएबल होता है एनुअली, हर साल कराते हैं. तो इसमें बेनिफिशियरी कौन होता है? पॉलिसी होल्डर. अगर मान लो मेरी फैमिली का है तो मेरी फैमिली पूरी इसमें आ जाएगी. इसमें ये कैशलेस होता है या रिइंबर्समेंट होता है. या तो आप हॉस्पिटल चले जाओ और वहां कार्ड दिखा दो तो आपको कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, या फिर आप पहले तो पेमेंट कर दोगे, बाद में आपको रिइंबर्स हो जाएगा. प्रीमियम क्या है? वेरिएबल बेस्ड ऑन कवरेज. एज का बहुत मैटर करता है. मेरी मम्मी 60+ है तो उनका प्रीमियम ज्यादा आएगा, अगर किसी को डिसीज है तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा, वैसे नहीं. इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन के लिए होता है. और अगर प्री एग्जिस्टिंग कोई डिसीज है उसका अगर आपने डिटेल नहीं दिया तो वो आपका काउंट नहीं होगा. तो आप इसको डिफरेंस की फॉर्म में भी याद कर सकते हो और उसकी तरह भी याद कर सकते हो. इसमें आपका अच्छा खासा लमसम एक पन्ने का आंसर बन सकता है. फिर जनरल इंश्योरेंस, इट प्रोटेक्ट द एसेट्स, प्रोवाइड कवरेज ड्यूरिंग द स्पेसिफिक इवेंट्स लाइक ट्रेवल, डिस्रप्शंस एक्सेट्रा. प्रोटेक्ट एसेट एज और इवेंट, जैसे कार, होम, ट्रेवल, इन सबको प्रोटेक्ट करेगा. प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो आपको पैसा मिलेगा. शॉर्ट टर्म होता है, ये भी एनुअली रिन्यूअल होता है. इसमें भी फायदा किसको मिलता है? पॉलिसी. मेरी फ्री तो मेरे को मिलेगा ना, मेरा फोन है मेरे को मिलेगा. नहीं तो आजकल फोन के खूब चले हैं. रिइंबर्समेंट और रिप्लेसमेंट, या तो आपको पैसा मिलेगा या आपकी चीज बदल दी जाएगी. इसमें एसेट्स की वैल्यू का रिस्क होता है. अगर इसका क्या काम होता है, अगर मान लो चोरी हो गया, थेफ्ट हो गया, कार चोरी हो गई तो पैसा मिलेगा, डैमेज हो गई तो मिलेगा, सब चीजों के लिए मिलता है. और इसमें क्या है? वियर टियर, जो मतलब आप कार चला रहे हो, कार चलाने में कोई कमी आ रही है तो उसका आप इंश्योरेंस थोड़ी ले सकते हो कि नहीं यार इसमें हम इसकी रिपेयर कराना चाहते हो, उसमें पैसा चाहिए हमें, मान लो उसकी सर्विस करानी है, पैसा तो ऐसा नहीं मिलेगा. डिसेबिलिटी क्या होती है? रिप्लेस लॉस्ट इनकम इफ इंश्योर्ड इज अनेबल टू वर्क ड्यू टू डिसेबिलिटी. इनकम रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ डिसेबिलिटी. लॉस ऑफ इनकम ड्यू टू इलनेस, अगर लॉस हो रहा है तो फिर आपको मिलेगा. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होता है. इसमें किसको फायदा? पॉलिसी होल्डर. आपको मंथली इनकम की फॉर्म में मिलेगा. वेरीज विद ऑक्यूपेशनल एंड रिस्क. अगर मान लो आपका ऑक्यूपेशन फिक्स वाला है तो आपका प्रीमियम अलग तरीके का होगा, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो अलग होगा. इसमें क्या मेन क्या है? अगर आपकी अर्निंग कम नहीं हो रही है तो आपको एडवांटेज मिलेगा. और अगर कोई इंजरी खुद की और आपने जानबूझ खुद कुएं में कुछ गिर गए और टूट गए तो उसका नहीं होगा. इंटेंशनली इंश्योरेंस में कोई भी चीज नहीं अलाउड है. अब नेक्स्ट पेज है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर एप्लीकेबिलिटी टू अ वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट.
अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस के लिए क्या होना चाहिए और उसके तरीके से क्या होना चाहिए। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्लूड द फॉलोइंग: ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब एक आदमी कंपनी ऑफर कर रही है, आपने एक्सेप्ट किया तो दोनों मिलकर एग्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज अगर मान लो हम इनका हमें इंश्योरेंस कराना है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो हो जाएगा, उन्होंने कहा हमें करना है, हमने कहा कर लेंगे हम, हो जाएगा। कंसिडरेशन रिफर्स टू द प्रीमियम पेड बाय इंश्योर्ड एंड प्रॉमिस ऑफ कंपनसेशन बाय इंश्योरर, बोथ पार्टी मस्ट फुलफिल देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट रिमेन वैलिड, मतलब कुछ ना कुछ पैसा प्रीमियम जो कंसिडरेशन, मतलब कोई फ्री में कर लेगा तो नहीं, उसके बदले हमें उसको प्रीमियम देना पड़ेगा, वही प्रीमियम की वजह से करे, उसे कंसिडरेशन कहते हैं। अगला होगा फ्री कंसेंट, दोनों पार्टी को जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, कोर्जन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी को नहीं कर सकते। अगर हम तुम्हें दबाव में इंश्योरेंस करा लेंगे तो ऐसा नहीं है, तो ये अवॉइडेबल होगा। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, बोथ पार्टी लीगल कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, मतलब 18 साल प्लस होना चाहिए, और माइनर अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और ऐसे कोई नहीं चाहिए जिसको लॉ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अलाउड नहीं किया गया है। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल, इंश्योरेंस कैन नॉट बी इशूड फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ आइटम्स। अब हम कह रहे हैं हम चोरी करने जा रहे हैं और चोरी करने में हम चोरी नहीं कर पाए तो हमें पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है। जो आपका वर्क है वो लीगल होना चाहिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए नहीं होगा। प्रिंसिपल अप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, अभी प्रिंसिपल थे कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होंगे, अभी प्रिंसिपल है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है अटमोस्ट गुड फेथ, हम कभी भी इंश्योरेंस किसी के साथ धोखा करने के लिए नहीं कर सकते। अब मान लो हमें कोई ऐसी दिक्कत है और हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, वो बताया नहीं, कल को पता चलता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें अलाउ नहीं करेगी कि हम आपको प्रीमियम करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने गुड फेथ में काम नहीं किया है। बोथ पार्टी मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटीरियल फैक्ट, इंश्योरेंस को भी, इंश्योरेंस कंपनी को भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए और हमें भी उससे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, ठीक है ना। अब किसी का पेस मेकर लगा है और उसके बाद फिर उसको हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, हमने बताया नहीं, तो कहेगा अच्छा आपको बताया नहीं। तो बेटा सारी चीजें डिटेल क्लियर होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी लाइबिलिटी को वीव कर सकती है, मतलब मना कर सकती है। दूसरा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, द इंश्योर्ड मस्ट हैव फाइनेंशियल और लीगल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। मतलब अगर मान लीजिए अगर हमें अपने घर का इंश्योरेंस कराना है तो हम कराएंगे, क्योंकि अगर हम उसके ओनर हैं तो। अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमें कार का इंश्योरेंस कराना है, कार मेरी है तो हम उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। अगर मान लो हमें अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराना है तो लाइफ मेरी है तो हम करा सकते हैं, अपनी फैमिली करा सकते हैं। अब हम ताजमहल का इंश्योरेंस करा लें तो ताजमहल मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी है, तो एग्जाम्पल क्या, पर्सन कैन इंश्योर देयर ओन लाइफ, ओन प्रॉपर्टी। हम किसी दूसरी प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस नहीं करा सकते कि नहीं ताजमहल का हम कराएंगे, ताजमहल कैसे करा लेंगे हम, ताजमहल में हमारा कोई राइट थोड़ी है। इंडेमनिटी, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई पॉइंट डाउट कर रहा हो तो पूछ सकते हो। इंडेमनिटी कमेंट में, इंडेमनिटी का मतलब होता है कि आप इंश्योरेंस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अब सपोज आपका माल की कॉस्ट थी 2 लाख, जल गया आग में, इंश्योरेंस कंपनी है आपको मैक्सिमम कितना सैंक्शन कर सकती है, 2 लाख। अब ये तुम सोचो कि नहीं यार ये 2 लाख का माल था और ये बिकता तो 2.5 लाख का हो जाता, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी 2.5 लाख दे, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका लॉस कवर कराएगी, आपको प्रॉफिट नहीं देगी। तो इन मोटर इंश्योरेंस, द इंश्योरेंस पे द रिपेयर कॉस्ट एंड इंश्योर्ड व्हीकल। बेटा इसका नेक्स्ट है सब्रोगेशन, ये सारे प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साथ आ जाए तो एक साथ लिख देना, प्रिंसिपल पूछे जाए, इंडिविजुअल आ जाए तो आपको सबकी डेफिनेशन आनी चाहिए। सब्रोगेशन क्या होता है बेटा, इसका एक वर्ड था कि अगर एक बार इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पेमेंट कर दी तो उसका आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। सपोज आपने एक कार ली और आपके जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट की कार थी वो कबाड़ रखी थी और आपको पता नहीं था कि उसमें आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट ने डायमंड डाल रखे थे सीट के नीचे। आपको लगा कबाड़ है, आपने उसको 50,000 में बेच दिया। अब 50,000 में, या इसको इस तरह से देखते हैं कि आपकी कार थी वो चल रही थी और एकदम से उसमें आग लग गई, आग लगने पे आपने उसका इंश्योरेंस कराया था तो इंश्योरेंस वालों ने उसका पूरा पैसा दे दिया, लेकिन आपको उसमें ये नहीं पता था कि वहां पे उसके नीचे कहीं डायमंड भी पड़े। तो अब जब आपने, और सोचिए आपको वो कार का पूरा मान लो सपोज में नुकसान हुआ था, 2 लाख की कार थी तो उन्होंने आपको 2 लाख रुपए दे दिया। अब कार किसकी हो गई, अब कार इंश्योरेंस कंपनी की हो गई। तो सब्रोगेशन का मतलब होता है कि अगर एक बार प्रीमियम, अगर एक बार आपको कंपनसेशन मिल गया तो फिर वो जो प्रॉपर्टी होगी वो इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी। आपका मतलब जो पहले आपका जूता था वो उनका जूता हो जाएगा एग्जाम्पल। तो अब उसमें डायमंड निकले चाहे उसमें गोबर निकले, वो जो भी निकलेगा सब उनका। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमेट कॉस्ट,
द इंश्योरेंस इज लायबल, इंश्योरेंस टू लायबल फॉर लॉस दैट आर डायरेक्टली कॉज बाय इंश्योर्ड पेरिल। अब बेटा ये है कि इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल से बताएंगे। इंश्योरर लायबल फॉर लॉस दैट आर डायरेक्टली कॉज बाय एन इंश्योर्ड पेरिल। अब मान लो हमने लॉस बाय फायर करा, हमारी बहुत बड़ी दुकान है किराने की और हमने लॉस बाय फायर कर रखा, लेकिन अब आग नहीं लगी, चूहे खा गए माल सारा हमारा, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं देगी, क्लेम नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? वो भाई उन्होंने बोला लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर तो हुआ नहीं। तो जो प्रॉक्सिमेट कॉज होगा अगर वो होगा तभी दिया जाएगा। द इंश्योरर कंपनसेट ओनली फॉर फायर रिलेटेड लॉसेस। नेक्स्ट क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन। कभी कभी क्या होता है, एक आदमी 2-3 कंपनी से अपना इंश्योरेंस करा लेता है, तो अब तुमने मान लो तुम्हारा नुकसान हुआ एक कार का 2 लाख का, और तुमने 5 लाख का एक जगह से इंश्योरेंस कराया था, दूसरे से फिर 5 लाख का कराया था। तो अब कार का नुकसान 2 लाख का है, तो ये नहीं है कि तुम्हें 2 लाख ये वाली कंपनी भी दे देगी और वो वाली भी दे देगी। आपको 2 लाख मिलेंगे, दोनों मिला के दें चाहे अकेले दें, तो वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हो जाता है। इफ 2 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर अ हॉस्पिटल बिल, दे शेयर द कॉस्ट। नेक्स्ट है मिटिगेशन ऑफ लॉस। द इंश्योरर मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस। Example, if house catches the fire, the owner should attempt to extinguish the flame or call for help. भैया देखो, ऐसा नहीं है कि तुमने इंश्योरेंस ले लिया तो भैया अब हम घर में आग लगा दे रहे हैं क्योंकि हमें पैसा तो मिलेगा ही। ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को पता होगा या नहीं भी पता होगा कि अगर आपकी स्कूटी चोरी हो रही हो, स्कूटी में चाबी लगी है, तो आपको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो, क्योंकि लापरवाही है ना। तो नेग्लिजेंस कभी भी अलाउड नहीं है इंश्योरेंस में। आप लापरवाही अपने साइड से नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा चलो भैया हमने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है तो हम जा रहे हैं कि नींद गोली खाई ले रहे हैं, ये मतलब नहीं हो सकता। तो आपको रीजनेबल केयर करनी है। उसके बाद यही क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाई फ्री कंसेंट कंसीडर्ड क्रूशियल फॉर इन्फोर्सेबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एसेंशियल एलिमेंट दैट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल उन्हें ऑफर एक्सेप्टेंस अभी बताया था कि एक ऑफर करेगा, ऑफर क्लियर होना चाहिए कि आपको ऐसे करके अगर आप लेना चाहते हो तो हम आपको देंगे। अनएम्बिगुअस मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मतलब कोई डाइसी हो, हम आपको इस तरह से धोखे में रख के कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा लें, तो ऐसा नहीं। ऑफर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और जब एक्सेप्ट करो तो उसमें भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। दोनों का इंटेंशन होना चाहिए कि लीगल रिलेशन बनाने, हमें दोनों में बाइंडिंग होगा। लॉफुल कंसिडरेशन बताया था कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। फ्री में कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाता, तो कहीं रिफर टू समथिंग ऑफ वैल्यू, मनी, गुड्स, कुछ भी होना चाहिए बिटवीन द पार्टी। ठीक है ना। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जो भी बंदा है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो लीगल होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और कोई बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट, अच्छा ये भी समझ लीजिए कि मान लो अल्कोहल पिए, उससे आपने कॉन्ट्रैक्ट करे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, उसने जस्टिफाई कर दिया कि नहीं हम पिए हुए थे। फ्री कंसेंट, कंसेंट मस्ट बी गिवन फ्रीली विदाउट कोर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस। दबाव में किसी को बंदूक लगा के हमने वो करा लिया, एग्रीमेंट करा लिया, तो वो भी नहीं वैलिड है। लॉफुल ऑब्जेक्ट बताया था, लॉफुल पर्पस के लिए होगा। क्लैरिटी और सर्टेनिटी होनी चाहिए, टर्म्स एंड क्लियर सारे सब होने चाहिए, कोई डबल मीनिंग, एम्बिगियस और वोग नहीं होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म, ऐसा काम होना चाहिए जो पॉसिबल हो करना। अब ये हम द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड इम्पॉसिबल एक्ट आर वॉइड। अब क्या तो आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए और म्यूचुअल ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज को बांध के रखेगा। चलिए आई होप ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।